दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के 15वें चैप्टर का दोस्तों सभी कंसेप्ट और सभी फार्मूला का चैप्टर वाइज एक सिस्टमैटिक वे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th के मैथ के सभी चैप्टर के फार्मूला को चैप्टर वाइज यहाँ पर अगर आप भी रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम दोस्तों यहाँ पर चैप्टर वाइज देखेंगे सभी कंसेप्ट को और सभी फार्मूला को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। सभी चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि फार्मूला का रिवीजन करें तो आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कॉपी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना जो है शुरू कीजिए। यहाँ पर एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर दोस्तों वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ चैप्टर में कुछ संख्या के बारे में आपको जानकारी हो जाना चाहिए। फर्स्ट जो संख्या है वो दोस्तों प्राकृत संख्या। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसका अर्थ हो गया कि 1 होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो दूसरा है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों 1 से लेकर के आगे जितना था वो प्राकृत संख्या था और उसमें आपने 0 शामिल कर दिया तो वो बन गया पूर्ण संख्या। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दूसरा जो संख्या है वो है दोस्तों पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या के समूह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्णांक होगा क्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लिखा गया है, जो आपका 0 से लेकर के आगे जो होता है दोस्तों वो पूर्णांक होता है। और इधर से ऋणात्मक संख्या आप बाएं तरफ क्या करते हैं लगा देते हैं, तो ये एक जो पूर्णांक का समूह बनता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का तो डायरेक्ट परिभाषा पूछा गया था 2016 के एग्जाम में कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताएं। तो वहां पर आपको लिखना होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन था। 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया था कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें। तो आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा तो जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली जो है याद रखना है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है 5/2 -6/4 5 -8 0 22/7 ये सभी दोस्तों क्या है आपका परिमेय संख्या है। और ये याद रखेंगे कि दशमलव वाला जो संख्या होगा, शांत दशमलव वाला संख्या वो भी परिमेय होगा और रेकरिंग वाला संख्या जो होगा दोस्तों वो भी परिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो अगला है वो है दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का ये डायरेक्ट उल्टा होता है। परिमेय संख्या का ये उल्टा होगा। तो अपरिमेय संख्या में आप याद रखेंगे कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण है पाई। पाई को तो कितना बार पूछ दिया जा चुका है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप याद रखेंगे। इसके बाद √2 √3 √5 √7 और जो दशमलव वाला अशांत दशमलव वाला जो संख्या होगा वो अपरिमेय होगा। इसके बाद 5√2, इसके बाद 5 + √2 ये सभी के सभी दोस्तों क्या है अपरिमेय संख्या। और एक बात यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो आप एक बेस्ट कंसेप्ट कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसके कारण के बारे में आपको बता दें कि पाई जो होता है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि परिधि बट्टा व्यास होता है। और परिधि और व्यास को जब आप मापते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर जो एरर आता है और एरर के कारण आप पूरा नहीं माप पाते हैं, यानी कि पूर्णांक नहीं ले पाते हैं। इसीलिए पाई होगा एक अपरिमेय संख्या और 22/7 पूर्णांक है। तो ये होगा दोस्तों एक, आप सभी समझते हैं कि ये परिमेय संख्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका वास्तविक संख्या तो चैप्टर का ही नाम है। तो याद रखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आगे जो आपका रहा है सम संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 2 4 6। यहाँ पर आप 0 आप लोग नहीं याद रखें क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के लिए ये अच्छी बात नहीं है। 2 से ही आप लोग चालू कीजिए। तो सबसे छोटी जो सम संख्या हो गया वो 2 हो गया। आप ये भी याद रखेंगे विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गई, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है अभाज्य संख्या, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है इसीलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरी था इस सबको देखने की, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है
इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या में आपका क्या बोला जा रहा है कि वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे भाज्य संख्या है, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12 और 14, ये सभी के सभी दोस्तों भाज्य संख्या। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के अंदर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका जो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप याद रखेंगे कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड, एक तो वो स्वयं होगा और दूसरा 1 होगा, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि अब 2, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ये अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पर आपको एक जो परिमेय पढ़ना है वो परिमेय दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि परिमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपको डायरेक्ट एक बार पूछा जा चुका है, जब आप क्वेश्चन उठाएंगे 2017 का, तो वहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का को लिखे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, तब जाकर के वहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां दोस्तों r जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इस बातों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक फार्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसी को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नीचे जो है सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियोज आपको जो है इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो आपका है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यही है दोस्तों एक जो आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे कि आप कोई 20 है तो 20 है दोस्तों क्या है, भाज्य संख्या है, और उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो ये सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर 50 का भी आप कर सकते हैं 1 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो ये आपका याद रखेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही दोस्तों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि ये क्या है स्टेटमेंट, ये आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण फार्मूला है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोस्तों मैथ का फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तो क्वेश्चन नहीं ही बनेगा। सब कुछ आता रहेगा फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसके कारण, तो क्योंकि आपके पास फार्मूला नहीं है, फार्मूला याद नहीं है। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो देखते रहिए, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। और उसी में अगर दोस्तों आपको HCF निकालने का अगर जरूरत पड़े तो HCF बराबर फार्मूला याद रखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM, और LCM बराबर फार्मूला याद रखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक ही कंसेप्ट लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट आप याद रख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बेस्ट कंसेप्ट इसको मानते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि लिखा गया कि माना x बराबर p बट्टा q एक परिमेय संख्या है, जहाँ q एक अभाज्य संख्या, जहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 यानी कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा तब x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई बट्टा वाली संख्या आपको दे दिया जाए और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि यह शांत होगा कि अशांत होगा, तो आपको दोस्तों बता दे कि आप क्या करेंगे, नीचे वाले के जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अगर वो 2 गुने 5 के रूप का है तो ये जो बट्टा वाली संख्या वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ये आप याद रखेंगे। हम दूसरा नंबर चैप्टर को चालू करते, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपका जो है 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी मैट्रिक के बाद ITI करना चाहते हैं तो ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो है LGR स्टडी का ITI वाला मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मेरे ITI वाले मोबाइल ऐप पर आपको ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 15 मॉडल सेट और सभी सब्जेक्ट का GK GS मैथ, और वहां पर आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सभी का जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में मेरे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, ITI वाले मोबाइल ऐप पर। तो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यानी तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI, तो वहाँ से दोस्तों आपका वहाँ भी आ जाएगा मेरा मोबाइल ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुपद चैप्टर को देखते हैं, ध्यान से सभी बातों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से आपका डिफिनीशन नहीं पूछा जाता कि बहुपद क्या होता है, लेकिन बहुपद के प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपद के प्रकार के बारे में यहाँ पर आपको बताना होता है। तो यहाँ से आपको तो तैयारी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बहुपद के प्रकार को दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के दोस्तों सबसे पहला जो है एक घातीय बहुपद होता है, जिसको रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहेंगे किसी एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका जो 2x + 5 है वो एक घात वाला बहुपद है, तो रैखिक बहुपद होगा। y + 6 है ये बहुपद, और y और 2x और 2y ये सभी के सभी दोस्तों ये रैखिक बहुपद ही है। रैखिक बहुपद कहे तो एक घातीय बहुपद। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका व्यापक रूप पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो आप याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके व्यापक रूप को जो है याद रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि व्यापक रूप से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। व्यापक रूप में आप याद रखेंगे कि ax² + bx + c ये इसका व्यापक रूप होता है। और लास्ट जो है यहाँ पर आपका जो त्रिघात बहुपद आपको पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद के बारे में आप याद रखेंगे कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x³ + 2x² + 6x + 8, और भी बहुत सारा उदाहरण आप बना सकते हैं। इसके व्यापक रूप को जरूर याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। अब इसके दोस्तों इस चैप्टर के फार्मूला को आप याद रखेंगे। ज़्यादा फार्मूला इस चैप्टर में नहीं है, और आलतू फालतू फार्मूला को दोस्तों हमने शामिल भी नहीं किया है। जो जरूरी का है या फिर जिसका आपको ज़रूरत है उसी फार्मूला सबको यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल अल्फा और बीटा हो तो इस स्थिति में अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a रखेंगे याद आप, और अल्फा × बीटा बराबर c/a याद रखेंगे। इसी बात में हम चलते हैं आपका जो त्रिघात बहुपद होता है उसके तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के मूल यानी कि शून्यक हो तो आप याद रखेंगे 3 फार्मूला। यहाँ से पहला फार्मूला है कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a आप याद रखेंगे। और तीसरा अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा × बीटा × गामा बराबर याद रखेंगे -d/a। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। तो जो फार्मूला है याद होना चाहिए। आप यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि दोस्तों अल्फा + बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा दिया गया हो तो आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा होता है। और कुछ एडवांस में आप लोग फार्मूला सीख लीजिए, क्योंकि आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पर आप फार्मूला देख पा रहे होंगे कि α² + β² बराबर होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और दूसरा जो फार्मूला आप याद रखेंगे अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और जो तीसरा महत्वपूर्ण जो फार्मूला आप याद रखेंगे वो है दोस्तों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट जो यहाँ पर आप याद रखेंगे वो देख सकते हैं, यहाँ आप जो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा याद रखेंगे। 2 चैप्टर हमने दोस्तों कंप्लीट किया। डाउट नॉट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर है हम डिटेल में देख रहे हैं, तो आप वीडियो हल्का तो बड़ा हो ही सकता है, क्योंकि अगर वीडियो में अगर हम क्या करें केवल बोलते जाए तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम दोस्तों डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ये समझना है कि भाई हमने क्या किया, हम रिवाइज कर रहे हैं बुक खोल करके। बुक खोलने से ज़्यादा समझ आपको यहाँ आने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है तीसरा जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूला नहीं है आपका, 1-2 चीज़ें यहाँ पे है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में 2 समीकरणों को एक साथ लिया जाना। मतलब इस रूप के 2 समीकरण को आप क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं, तो वो कहलाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आगे अगर इस चैप्टर से रिलेटेड बातों को अगर समझा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। इसका व्यापक रूप आप याद रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर हमने उदाहरण लिखा है कि 2 समीकरण को यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम 2 को एक साथ लिए हैं, तो 2 चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का के ये दोस्तों क्या है, युग्म है। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का अनेकों विधि है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां हैं। 2 विधि हैं। पहला विधि होता है दोस्तों ग्राफ विधि, ग्राफीय विधि। पहला जो विधि होता है वो ग्राफीय विधि होता है, और ग्राफीय विधि का ही दूसरा नाम है ज्यामितीय विधि। तो 2 विधि पढ़ना है। एक तो आपने देख लिया दोस्तों कि आपका ग्राफीय विधि या इसी को ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, और दूसरा विधि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा विधि को दोस्तों कहते हैं बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में टोटल 3 विधि आपको पढ़ना होता है। पहले विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि। और अगर आप लोग मैथ का जो है पूरा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैथ का क्रैश कोर्स करवाया गया है। तो आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर सारा बात जो है डिटेल में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर आपको बताएगा। तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, मैथ का पूरा फार्मूला नहीं क्वेश्चन के साथ सारा चीज़ देखना चाहते हैं, ये ग्राफीय विधि, विलोपन विधि सब कुछ वहाँ पर आपको जो है डिटेल में पढ़ाया गया है। तो प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक होगा तो हम इसमें दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा चैप्टर में एक सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको याद करना होता है, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये सारणी दोस्तों हम अपने आधार पर डिजाइन किए हैं, जो आपका बुक में उस टाइप का हम यहाँ पे नहीं लिए, कुछ अलग इसमें डिजाइन करने की कोशिश की है। 3 बातें आपको याद रखना होता है इस सारणी में, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो आपको बता दें कि 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार का यहाँ पर इसी के आधार पर देखिए, यहाँ से इधर क्या है, इस पर आप अगर फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ से इधर आपका जितना भी चीज़ है आपको यहाँ से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिवाइज कीजिए कि क्या होता है। अगर दोस्तों कोई 2 समीकरण दिया हुआ है और उसके अनुपातों का तुलना अगर आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 जो है बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो आप ग्राफीय निरूपण याद रखिएगा कि ग्राफीय निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है वो आप ग्राफ भी हम यहाँ पर डिजाइन कर देते, ग्राफ भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, अगर अनुपातों का तुलना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, केवल एक हल होगा। आप क्या याद रखेंगे, हल कितना होगा, केवल एक हल होगा, और इसी को संगत बोलते हैं। इस तरह का जो ग्राफ बना
इसको दोस्तों हम संगत बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर कोई दो समीकरण आपको दिया गया हो और उसके अनुपातों का तुलना हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो दोस्तों उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो होगा समपाती रेखाएं। कैसा रेखा होगा दोस्तों? समपाती रेखाएं होगा। और उसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समपाती ग्राफ कैसा होता है, एक ही रेखा पे दोनों रेखा क्या करता है, लाई करता है, दोनों रेखा एक ही रेखा पे क्या होता है, लेटा सा होता है। नेक्स्ट जो आप इसके बारे में याद रखेंगे कि अगर समपाती रेखाएं होगा तो समपाती ग्राफ का जो होता है अनेक हल होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनेक हल होता है। और ये भी संगत होता है। कैसा दोस्तों? संगत हो सकता है। तो कहीं इसको आश्रित संगत लिख के रखा है, तो संगत लिखे या नहीं तो आश्रित संगत लिखे, तो दोनों आपका समपाती रेखाओं के लिए यानी कि इस टाइप के ग्राफ के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो कंडीशन है यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोई दो समीकरण दिया गया है और उसके अनुपातों का तुलना अगर दोस्तों इस टाइप का रहा है, इस टाइप कहने का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर तो होगा, लेकिन b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर नहीं हो तो उसका दोस्तों ग्राफीय निरूपण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण होगा समांतर रेखाएं। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा कैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, ऐसा होगा ट्रेन के पटरी के जैसा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी वैसा। और जब अगर समांतर रेखाएं होगी तो कोई हल नहीं होगा और इसको दोस्तों असंगत कहते हैं। असंगत क्यों कहा? क्योंकि ये कभी एक दूसरे के संग हुआ ही नहीं, कभी एक दूसरे से मिला ही नहीं, इसीलिए इसको असंगत कहते हैं। तो ये सारणी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजगणितीय विधि में 3-4 विधि आपको देखना है। 3 विधि मेनली 3 विधि जो है आपको यहाँ पर देखना है। प्रतिस्थापन विधि, इसका कोई फार्मूला नहीं, इसका एक सिस्टम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। विलोपन विधि का भी कोई फार्मूला नहीं है, इसमें आप जो है एक सिस्टम के आधार पर काम करते हैं, मेथड होता है इसका अपना। और जो आपका वज्र गुणन विधि है इसमें फार्मूला से काम चलता है। तो वज्र गुणन विधि का अगर फार्मूला आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप रिवाइज करना चाहते हो, देखिए वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो है दोस्तों x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस माइनस c2a1 और 1/a1b2 माइनस a2b1। और इस तरह से आपका दोस्तों ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हम बढ़ जाते हैं आपका चौथा नंबर चैप्टर पर। इसी तरह हम लोग जो है पूरे चैप्टर को अभी देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से जो है देखते रहिए। आगे के चैप्टरों में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इतना जो है कंसेप्ट और इतना फार्मूला आगे के चैप्टरों में नहीं है। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो ज़्यादा यहाँ पे फार्मूला आपको नहीं देखना है। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर अपने भाषाओं में अपने शब्दों में याद किया जाए, देखा जाए तो। अब किताब के शब्दों में जाइएगा तब तो वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिखा, तो रटते रहिए उसको, उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। ये दोस्तों हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का जो है हम यहाँ पे तरीका लिख दिए हैं। तो इसका PDF आप लोगों को मेरे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को इसको सिंपली जो है ये जो बातें यहाँ पर लिखा गया है इसको सिंपली आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये फार्मूला नहीं है, ये दोस्तों विधि है। ये दोस्तों क्या है, सिस्टम है, विधि है सॉल्व करने का। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको आप लोग जो है ऐप पर जा करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ जो आपका देख सकते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन है, उसके आधार पर सॉल्व किए हम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भी आप अगर क्रैश कोर्स वाला देखिएगा वीडियो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर द्विघात समीकरण में जो सूत्र भी कुछ याद करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक मान या फिर व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये व्यापक मान बोलेगा या नहीं तो व्यापक रूप बोलेगा। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप यानी कि व्यापक मान होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और नेक्स्ट यहाँ पर आगे देख पाएंगे द्विघाती सूत्र। ये भी दोस्तों आपको इसी चैप्टर में ही याद करना है, द्विघाती सूत्र। ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि इस फार्मूला से हम लोग द्विघात समीकरण के शून्य को निकालते हैं, यानी कि मूल को निकालते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, जहां पर d जो है दोस्तों d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और d को दोस्तों
विविक्त कर या नहीं तो विवेचक कहा जाता है, विविक्त कर या विवेचक कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि द्विघाती सूत्र किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र जो है वो किसने दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस किस लोगों को पहले से ये पता था कि द्विघाती सूत्र किसने दिया। दोस्तों आपको बताइए द्विघाती सूत्र जो है श्रीधराचार्य, याद रखेंगे अपने इंडिया के ही हैं, श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ ने द्विघाती सूत्र दिया था। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र का हमने प्रयोग करना सिखाया है। यहाँ पर जो बेस्ट कंसेप्ट के रूप में लिखा हुआ है द्विघाती सूत्र का प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग करके किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये बताया गया है। तो इसका आप जो है या तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐप पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आपको आ जाएगा। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा वीडियो जो है आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए और भी बहुत सारा वीडियो जिस पर आपको आने वाला है, जिससे आप लोग बहुत ही कंप्लीट तैयारी करेंगे। कोई फेक जानकारी, कोई फेक यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। 5 नंबर चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। इसके सभी कंसेप्ट को और फार्मूला को सिंपल से सिंपल वे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। समांतर श्रेणियां जो चैप्टर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका सार्वअंतर डी या सार्वअंतर यानी कि डी समान हो। समान हो मतलब सभी पदों के बीच का जो अंतर हो समान होता है, तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 5, 10, 15, 20 यहाँ पर सभी जगहों पे इस और इस पद के बीच में आपका 5 का अंतर है, 5 का अंतर, 5 का अंतर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बात आप याद रखेंगे कि ये परिमित एपी है। समांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो परिमित एपी है, और यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, मतलब पदों की संख्या 5 है। परिमित एपी किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस एपी में पदों का संख्या फिक्स होता है उसे परिमित एपी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा जो एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, तो डॉट डॉट कहने का मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो इसको अपरिमित एपी कहते हैं। और अपरिमित एपी में पदों का संख्या दोस्तों अनंत होता है, मतलब इसमें पदों की संख्या का अंत नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित कुछ संकेत आपको याद रखना है, जो कि सिंपल आप फास्ट में देख सकते हैं। एपी के पदों को A1, A2, A3 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। दूसरा, एपी के प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। एपी के अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है, और सार्वअंतर को D से सूचित किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और 5वां याद रखेंगे कि एपी के n पदों के योग को SN या S से सूचित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फार्मूला को हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फार्मूला जो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड सारा जो है आपको दिख पा रहा होगा। फार्मूला सबसे पहले डी का डी यानी कि सार्वअंतर का डी बराबर A2 - A1, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप याद रखेंगे डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद A2 होता है, पिछला पद A1 होता है, तो अगला पद माइनस पिछला पद भी आप इस सिस्टम से भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है पूछा जा चुका है, और आप जल्दी जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे A, A + D, A + 2D, A + 3D डॉट 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 होता है। तो एपी के व्यापक रूप को दोस्तों आपने सीखा। एपी का व्यापक रूप एक बार और देख लीजिए, A, A + D, A + 2D, A + 3D डॉट 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 होता है एपी का व्यापक रूप। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि कोई भी सूची एपी में होगा यदि उसका सार्वअंतर बराबर हो। सार्वअंतर बराबर होगा तभी दोस्तों वो एपी में हो पाएगा। सिंपल सी बात। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यदि ABC एपी में है तब B बराबर A + C/2 और B A तथा C का समांतर माध्य होता है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप अगर 2016 का कंपार्टमेंटल का उल्टाएंगे क्वेश्चन तो ये लाइन डायरेक्ट पूछा हुआ है, जहां पर से दोस्तों B बराबर दिया था और इस चीज़ों को गैप कर दिया था। तो आपको भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई 3 संख्या एपी में होगा
तो b का जो वैल्यू होगा वो a प्लस सी बट्टे 2 और b क्या कहलाएगा, a तथा c का समांतर माध्य कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण फार्मूला an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके बाद sn का जो फार्मूला होता है ये मेन फार्मूला है, sn बराबर n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो sn का दूसरा फार्मूला है इसी का दोस्तों ये संक्षिप्त रूप होता है, याद रखेंगे कि sn बराबर n बट्टा 2 इंटू ए प्लस an भी होता है और sn बराबर n बट्टा 2 इंटू ए प्लस l भी होता है, क्योंकि an को ही l बोला जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर जो आपका अगला जो कुछ कंसेप्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये जो आप चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए ये तो आप याद रखिए ही कि a1 बराबर होता है a, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a3 बराबर होता है a प्लस 2d और a4 बराबर होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर एक पैटर्न सा बन गया। क्या पैटर्न बना कि जो यहाँ होगा उससे एक कम यहाँ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं a2 है तो यहाँ पर a तो देखिए सभी में a फिक्स है, a सभी में फिक्स है, लेकिन d को अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों a2 था तो यहाँ पर d मतलब d को 1 से गुना किया गया है। यहाँ पर a3 है तो यहाँ पर d को 2 से गुना किया गया है, मतलब जहाँ जितना यहाँ होगा उसमें से एक घटा करके d को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। जितना यहाँ देख 4 है तो 4 में से एक घटाए तो 3 को d से गुना करके यहाँ पर आप क्या कर दिए, लिख दिए। और इसी तरह का अगर दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो 4 है वो बढ़ते बढ़ते n होगा, तो n होगा तो a तो फिक्स है, a तो सभी में होगा तो यहाँ भी a होगा और हम n में से एक घटाएंगे तो n माइनस 1 होगा और उसको d से गुना करेंगे तो इंटू d होगा। ये फार्मूला आप समझ गए होंगे कि an का फार्मूला है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये इसी सिस्टम से ड्राइव किया गया होगा। आप समझ गए होंगे बातों को। ये आपको काम करेगा कब, जब आपको क्या किया जाएगा, a दे दिया जाएगा, a का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में और d का वैल्यू दे दिया और बोला कि भाई 50वां पद निकालो, 50वां पद। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि 50वां पद निकालने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, यानी कि 50वां पद निकालने का मतलब दोस्तों a50 आपको बोल दिया गया निकालने के लिए। तो a50 निकालने के लिए बोला गया तो a तो होगा ही और प्लस 50 में से एक घटाएंगे तो 49 होगा और 49 को दोस्तों आप d से गुना कर दीजिएगा। तो ये फार्मूला हो गया 50वां पद निकालने का, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा और यहाँ पर d को 49 से गुना करके a में जोड़ दीजिएगा। सिंपल, कितना सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये जो कंसेप्ट है याद रखिएगा कि a1 बराबर s1 होता है, a2 बराबर s2 माइनस s1 होता है, a3 बराबर s3 माइनस s2 होता है, a4 बराबर s4 माइनस s3 होता है। और इसी तरह अगर sn, यहाँ पर sn है दोस्तों an होगा, यहाँ पर आप जो है ये समझ लेंगे an है, an बराबर sn माइनस n माइनस 1 होगा। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसका डिटेल क्लास आप देखना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में नीचे लिंक दे दिए हम, वहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फार्मूला इस चैप्टर का वो है sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और इसी में दोस्तों अगर a को a प्लस a लिख दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n बट्टा 2 है वो n बट्टा 2 यहाँ पर रहेगा ही, जो एक a है वो ये रहेगा ही और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an होता है तो यहाँ पर आप a लिख देंगे। तो इसका जो दूसरा रूप है वो बन के तैयार हुआ sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस n, हाँ a प्लस an और an को ही l बोलते हैं तो यहाँ पर an की जगह पर आप l लिख देंगे तो दूसरा फार्मूला आपका तैयार हो। बात वही है। नेक्स्ट अगला दोस्तों हम 6 नंबर को जो आपका चैप्टर है उसको हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। हम 7 नंबर चैप्टर को देखते हैं। 7 नंबर चैप्टर यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 को भी देखेंगे, ऐसी बातें नहीं है, 6 को भी देखेंगे पहले, लेकिन 7 को देखते हैं। 7 नंबर चैप्टर के अंदर जो आपको कुछ बातें याद रखनी है वो याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7 नंबर चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों वो होता है कार्तीय तल, और इसी को चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश भी बोलते हैं। और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश में आपको पता होगा कि ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये होता है चौथा। और एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो पहला चतुर्थांश उसका जो साइन होता है प्लस कॉमा प्लस, दूसरा चतुर्थांश का होता है माइनस कॉमा प्लस, और आगे अगर देखा जाए तो नीचे में आप देख सकते हैं तीसरा चतुर्थांश का होता है माइनस कॉमा माइनस, और चौथा चतुर्थांश का होता है प्लस कॉमा माइनस। ये आप जो है याद रखेंगे। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो है
देखने को मिलेगा। जो आपका दोस्तों कोई बिंदु होता है तो पहला को एक्स निर्देशांक कहते हैं और उसको भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक ही भुज होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला भुज होगा, दूसरा कोटि होगा, पहला एक्स निर्देशांक होगा तो दूसरा वाई निर्देशांक होगा। ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप याद रख लीजिए कि अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर होगा, कहाँ होगा दोस्तों, वाई अक्ष पर होगा, तो उसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो 0 होगा। और अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो उसका दोस्तों वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। इतना बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। अगर प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे तो कितना बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि कितना बार अधिक बार इसको पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो दोस्तों फार्मूला हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे दोस्तों दूरी सूत्र। क्या होगा दोस्तों, इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला है वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र क्या करता है, किसी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला है। अगर कोई बिंदु P और Q आपको दिया हुआ और उस दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है तो आप दूरी सूत्र याद रखेंगे कि PQ बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। और इसी तरह आप जो है यहाँ भी देख पाएंगे, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, किसी बिंदु जो आपका P, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना पड़े, अगर दो बिंदु के बीच दूरी निकालना हो तो उससे काम चलाएंगे, लेकिन उसी में एक बिंदु कोई भी हो और एक बिंदु अगर दोस्तों मूल बिंदु हो जाए तो किसी भी बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो याद रखेंगे, OP बराबर √(x² प्लस y² होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x² प्लस y² होगा। अगर यहाँ पर जैसे एक बिंदु मूल बिंदु हो, दूसरा कोई भी बिंदु हो, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर याद करना है वो है दोस्तों विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपको याद रखना है। विभाजन सूत्र से क्या निकालते हैं, या विभाजन बिंदु का या तो निर्देशांक निकालते हैं, नहीं तो अनुपात भी इसी से ही निकाला जाता है, विभाजन अनुपात। तो विभाजन सूत्र याद रखेंगे कि ये होता है विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का क्या होता है, ये निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये होगा जो बड़ा फार्मूला है वो। और उसी में फिर अगर क्या हो जाए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर कोई रेखाखंड है और उसके मध्य बिंदु मतलब बीच वाले बिंदु का अगर निर्देशांक निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो होता है, जो मान लीजिए कि P मध्य बिंदु है तो P का निर्देशांक बराबर होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2 होगा। और फिर जो है हम बढ़ते हैं आगे, और भी महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देख लेना है जो कि आपको 100% जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, हेल्प करेगा। रिवीजन तो इसी को कहते हैं, जो पढ़े उसको फिर से एक बार देख लेना ही रिवीजन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का भी यहाँ पर आपको फार्मूला पढ़ना होता है। अगर कोई त्रिभुज है उसके तीनों जो शीर्ष हैं उसका अगर निर्देशांक दे दिया जाए तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप याद रखेंगे कि त्रिभुज किसी भी, ये भी सी यहाँ पे लिखे, किसी भी PQR कुछ भी, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। और ये बातें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिसको तो आप 100% ही देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक आपको पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई त्रिभुज है तो इसका माध्यिका खींचेंगे तो इधर जाएगा, इस कोण का माध्यिका इधर होगा और इस कोण का माध्यिका इधर होगा, और तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे मिलता है वही पॉइंट दोस्तों कहलाता है त्रिभुज का केंद्रक, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो। और इसको जी से सूचित करते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक को जी से सूचित करते हैं। और इसका कहेगा आपको भाई क्या करो, निर्देशांक निकालो। किस स्थिति में, जबकि इस तीनों का जो क्या है निर्देशांक दे दिया जाएगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया जाएगा तब। तो आप याद रखेंगे कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 होता है। ये आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट आपको देख लेना है।
तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, निर्देशांक को ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि बिंदुएं ABC संरेख होगा यदि AB प्लस BC बराबर AC हो। तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग कि बिंदुएं ABC संरेख होती हैं यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। संरेख होने का 2 यहाँ पर कंडीशन हो गया, या तो AB प्लस BC बराबर AC हो जाए, या नहीं तो उस तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाए, तो भी दोस्तों क्या होगा, संरेख ही होगा। नेक्स्ट चौथा याद रखेंगे कि एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि इसकी 2 भुजाएं समान हो। 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। और दूसरा आप याद रखेंगे, जो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज समबाहु होगा यदि उसकी सभी भुजाएं समान यानी कि बराबर हो। और जो यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है वो याद रखेंगे कि एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि कोई भी वर्ग जो होता है उसका चारों भुजा बराबर होगा तो उसको वर्ग कहेंगे। और सातवां याद रखेंगे कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा जो बराबर होगा तो उसको समांतर भुजा हम कहेंगे। हम बढ़ते हैं 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, जो कि कितना महत्वपूर्ण है वो आप सभी जानते होंगे। और इस चैप्टर का अगर फार्मूला आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आपका जो 20 मार्क है वो समझ लीजिए कि फ्री में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है तो इस चैप्टर का आपको एक भी क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है, सारा का सारा इस पर जो है फार्मूला पर ही बेस्ड होता है। तो चलिए हम इसके सभी फार्मूला को जो है देखते हैं। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है, त्रिभुज का माप होता है। और त्रिभुज में मापते क्या क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो त्रिभुज है उसका इंग्लिश होता है, जो आपका जो त्रिकोणमिति है उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री 2 शब्द के मेल से बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन से। और ट्रिगोन का दोस्तों जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है ट्राइंगल, और जो मेट्रोन है उसका अर्थ होता है मेजरमेंट। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज और मेजरमेंट मीन्स होता है दोस्तों माप। तो त्रिभुज का माप, और उसमें भी किस चीज़ों का, तो त्रिभुज का कोण मापेंगे और उसके भुजा को मापेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि त्रिभुज के किस चीज़ों को मापेंगे, तो उसके त्रिभुज का माप करेंगे इसमें। और त्रिभुज का क्या चीज़ मापेंगे, तो उसका कोण मापेंगे और भुजा मापेंगे। दूसरा आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति का सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, और वो भारत बिहार के रहने वाले थे आर्यभट्ट, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज है, और त्रिभुज में इसके भुजा को मापा जाता है, तो भुजा को इतने तरीका से लिख सकते हैं आप। कोण को मापा जाता है तो कोण को इतना तरीका से आपको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अगले जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फार्मूला कुछ अधिक है और आपको सभी को देखते हुए आगे क्या करना है, बढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज आप देख सकते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर न्यून कोण, समकोण और ये अधिक कोण होगा। यहाँ पे आपका बाय मिस्टेक विषम कोण लिखा हुआ है, तो जो न्यून कोण होगा दोस्तों ये फिगर इसका ठीक है। और जो समकोण होगा दोस्तों, समकोण का फिगर ये है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और यहाँ पर दोस्तों होगा अधिक कोण, तो अधिक कोण का जो फिगर है वो यहाँ है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण के सापेक्ष भुजा, इसका मतलब है कि जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें आप याद रखिएगा कि कोण के अनुसार ही भुजा तय किया जाता है। तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला को ही दोस्तों हम कर्ण कहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन लंब और आधार चेंज होता रहता है, तो याद रखेंगे कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। और ये लंब और आधार चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर थीटा ऊपर चले जाए तो थीटा के सामने ये भुजा आएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। बट कर्ण आपका देख सकते हैं कि क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय आपको 100% याद रहना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है
किसी भी समकोण त्रिभुज में AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये भी हम लिख दिए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को अगर कर्ण को H से सूचित करते हैं तो H स्क्वायर हो जाएगा, लंब को P से करते हैं तो P स्क्वायर हो जाएगा और आधार को B से कहते हैं तो B स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो H है, H जो होता है उस H निकालने का फार्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो P होता है उसका फार्मूला रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B निकालने का है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलिए या नहीं तो इसी को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 का आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखना है। पहला होता है दोस्तों साइन, और साइन का जो फुल फॉर्म होता है SINE होता है। दूसरा कॉस होता है, और कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, COSIN कोसाइन। तीसरा दोस्तों टेन होता है, और टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट पढ़ेंगे। तीसरा इसके बाद दोस्तों अगला जो होता है वो होता है कॉसेक, और कॉसेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉसकेंट। इसके बाद आप सेक होता है, और सेक का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा दोस्तों सेकेंट, और कॉट का होगा कोटेंजेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर इस चैप्टर के फार्मूला को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, या इसी को लंब बट्टा कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा बराबर B/H, या इसी को हम हिंदी में आधार बट्टा कर्ण कहते हैं। टेन थीटा बराबर P/B, यानी कि इसी को लंब बट्टा आधार भी कहते हैं। और अगर ये 3 आपको याद हो गया तो सामने का 3 ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉस होता है। साइन है P/H तो कॉस होगा H/P, और कॉस होता है दोस्तों B/H तो यह होगा H/B, और टेन होता है P/B तो कॉट होगा B/P। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक यहाँ पर आप ट्रिक भी देख सकते हैं। ऊपर में देख सकते हैं कि अगर इस 3 का ही आप याद रखें, जो साइन है उसको फर्स्ट मानेंगे, कॉस को सेकेंड मानेंगे, और कॉट को यहाँ पर टेन को थर्ड मानेंगे। तो साइन क्या दोस्तों? P/H तो P/H, कॉस क्या है? B/H है तो यहाँ पर हमने B/H लिखा, और जो टेन होता है P/B होता है तो यहाँ पर P/B लिखेंगे। तो होगा क्या, सो समझिए P/B होगा तो इसमें दोस्तों P से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं P से याद रखेंगे पंडित, फिर B से याद रखेंगे बाबू, और फिर P से याद रखेंगे पंडित। तो ऊपर में हो गया पंडित बाबू पंडित, और नीचे में H है तो ये होगा हरि, फिर H है तो ये होगा हरि, और B है तो क्या होगा? बोल। तो आप याद रखेंगे पंडित बाबू पंडित हरि हरि बोल। तो इससे आपको दोस्तों ये 3 याद हो जाएगा, और ये 3 को आप उल्टा करेंगे तो ये 3 आपका डायरेक्ट मिलेगा। तो इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको जैसे याद करने में सहूलियत हो उस तरह से रख सकते हैं। आप अपने मेथड से भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और फिर जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है दोस्तों सेक थीटा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले जो यहाँ पर आपका सारा सेलेक्टेड चीज़ है, कोई भी फालतू नहीं है। यहाँ पर जितना का जरूरी है वहाँ उतना ही हम ले रहे हैं। आप समझ भी सकते होंगे कि इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं करने जा रहा है जितना आपको यहाँ पर LGR स्टडी टीम के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे, इसी को दोस्तों पलटेंगे तो कॉट जो है उल्टा होता है किसका? टेन का। तो टेन होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और एक और याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। और जो अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा, उसका जस्ट उल्टा होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखना आपको बेहद ही जरूरी है। याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और जब आप इसी फार्मूला को ड्राइव कीजिएगा इस फार्मूला को,
तो यहाँ पर आप अगर साइन को बाएं रखते हैं, कॉसेक को दाहिने भेजेंगे, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा। फिर अगर आप बीच वाले चीज़ों को देखते हैं, तो अगर आप सेक को दाहिने भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होगा 1 कॉस थीटा। नेक्स्ट आप अगर इसको देखें तो आप याद रखेंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। नेक्स्ट हम अगले महत्वपूर्ण को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ये है, यहाँ पर अगला जो फार्मूला है वो देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी चीज़ों को अगर ड्राइव किया जाए तो इस फार्मूला को ड्राइव करके आप इस तरह का फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में रूट लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह आप इस चीज़ों को जब ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर होगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर होगा, याद रखेंगे √, सेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर से अगर इस चीज़ों को ड्राइव करेंगे तो ये आपका फार्मूला जो है फर्स्ट फार्मूला बनेगा। यहाँ पर आप केवल ध्यान से देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो दाहिने में रूट लग जाएगा, तो क्या होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और फिर अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा देखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा, यानी कि जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो √, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और इस बातों को दोस्तों आप जो है कभी नहीं भूलिएगा, जो आपका ये चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो वैल्यू वाला जो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू याद रखना है थीटा का वैल्यू, तो आपको केवल एक याद रख लीजिए आप, बाकी सब आपका यहाँ पर अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, सो देखिए साइन का आप याद रखिए कि साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है साइन 90 डिग्री होता है 1। अब साइन याद हो गया तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉस 0 डिग्री लिखना है तो आप कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ों को उल्टा कर दीजिए, इधर से लिखना चालू कर दीजिए। तो 90 डिग्री का वैल्यू लिख दिएगा। फिर अगर जो आपका कॉस 30 डिग्री लिखना है तो साइन 60 डिग्री वाले वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। और फिर से आपको क्या करना है, कॉस 45 का लिखना है तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो इस चीज़ों को आप सेम टू सेम यहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि जो 60 डिग्री का लिखना है तो ये 1/√2 आ जाएगा और फिर ये 0 जो है दोस्तों आ जाएगा यहाँ। तो अगर आप क्या करेंगे, साइन के वैल्यू को ही पलटेंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा और टेन का वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन को भाग देना है कॉस से, तो आपको 10 का वैल्यू आ जाएगा। और 10 का आने के बाद साइन को उल्टा कीजिएगा तो आपको मिलेगा कॉसेक और कॉस को उल्टा कीजिएगा तो सेक मिलेगा और 10 को उल्टा कीजिएगा तो कॉट मिलेगा। इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये तो हमने दोस्तों देखा ही, पाइथागोरस पर में ऊपर हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर चैप्टर में दोस्तों कोई अलग से फार्मूला नहीं होता है, जो आपका 8 नंबर चैप्टर है उसी के सभी कंसेप्ट, सभी फार्मूला पर ये क्या होता है, चलता है। फिर भी हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या होगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, तो इस चैप्टर से कुछ ही बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो है याद रखेंगे कि अगर ये दोस्तों आपका क्या है, कोई पतंग उड़ रही है और यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो इस रेखा होकर के देखेगा, तो ये दोस्तों कहलाएगा दृष्टि रेखा। और अगर यही व्यक्ति जो यहाँ से देख रहा है, वही व्यक्ति अगर सीधा देखेगा तो इधर देखेगा, तो ये क्या होगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। मतलब आप जिधर सीधा देखते हैं वो होगा क्षैतिज रेखा।
और याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और फिर अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे कोई बॉल रखा हुआ है और यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है, तो इस रेखा होकर कोई व्यक्ति क्या करेगा, देखेगा, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा होगा। और अगर यही व्यक्ति अगर सीधा इधर देखे तो ये रेखा कहलाएगा दोस्तों क्षैतिज रेखा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे अगर देख रहा हो तो आप याद रखेंगे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाएगा। तो और ये भी बात आप याद रखिएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ों को देख सकते हैं, जब इस चैप्टर का आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यथा प्रश्न चित्र बनाना अति आवश्यक है। मतलब इस चैप्टर में आपको चित्र बनाना फिक्स है, बनाएंगे जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक यहाँ पर बेस्ट कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री है तो अवनमन कोण का मान कितना होगा, तो इसका मतलब है कि अवनमन कोण का मान भी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री होगा। इसके बाद के चैप्टर का दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो बहुत भी, और आप लोग को देखने में भी क्या हो जाएगा, ये परेशानी आएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 9 नंबर चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया। अगर आप लोग इसका सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो हम दोस्तों सेकेंड पार्ट के वीडियो में 10 नंबर चैप्टर से लेकर के आपका 15 नंबर चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आ जाए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए सेकेंड पार्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, पार्ट 2 लिख दीजिए। हम पार्ट 2 बहुत जल्द ही, आज हो या फिर कल हो, बहुत जल्द आपको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग का पूरा जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं पार्ट 2 तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप, यानी तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी तो वहाँ भी आ जाएगा, ऊपर में ही आएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है सबको शेयर कर दीजिए, उन लोगों का भी कुछ फायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।